टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। પીએમ મોદી અને રાજનાથ સિંહની અત્યારે બેઠક મહત્વપૂર્ણ હતી. તે બેઠક હાલ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. પહલગામ આતંકી હુમલા બાદ બધે સૌથી મહત્વની આ બેઠક કે જે અંદાજે 40 મિનિટ સુધી આ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ છે. આ બેઠકમાં પીએમ મોદી, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને ત્રણેય સેનાના સીડીએસ વચ્ચે બેઠક કરવામાં આવી છે. બેઠકમાં એનએસએ અજીત ડોભાલ પણ હાજર રહ્યા હતા. તો પહલગામ હુમલાને લઈને બેઠકોનો દોર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે ને પીએમની વધુ એક બેઠક કે જ્યાં આજે બપોરે 3 વાગે સીસીએસની બેઠક મળવાની છે. સીસીએસની મહત્વની આ બેઠક મળશે. બેઠકની અધ્યક્ષતા જ્યાં અધ્યક્ષ રાધા મોહન સિંહ કરવાના છે. તો બેઠકોનો દોર અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, એક બાદ એક બેઠક, અને સાથે રાજનાથ સિંહ રક્ષા મંત્રી સાથેની બેઠક. તેની અંદર તમામ માહિતી છે વડાપ્રધાને મેળવી લીધી છે અને સાથે આગળની રણનીતિ કેવી હોવી જોઈએ, કેવી રહેશે, તેને લઈને પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તો સાથે બપોરે 3 વાગે સીએસસી અને આ બેઠક ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે. મહત્વનું છે કે જે રીતે અત્યારે આ બેઠકોનો દોર છે, કેવી રીતે પાકિસ્તાનને બાનમાં લેવાનું છે, તેની રણનીતિ અત્યારે ઘડવામાં આવી રહી છે અને આ સમગ્ર રણનીતિ અંગે અત્યારે ચર્ચા કરવામાં આવશે. મહત્વનું છે બપોરે 3 વાગ્યાની આ બેઠક પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવશે, કારણ કે જ્યારે અત્યારે બેઠકોનો દોર છે તે શરૂ થઈ ચૂક્યો છે અને હવે ફ્રિકવન્ટલી બેઠકો એક બાદ એક ચાલી રહી છે, કારણ કે હવે સમય નથી એટલો અને સમય અનુસાર અત્યારે તમામ માહિતી અપડેટ છે તે વડાપ્રધાન સતત મેળવી રહ્યા છે. અને શરૂઆતથી જ જે રીતે આક્રમક અંદાજમાં વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે કોઈને પણ છોડવામાં નહીં આવે, કોઈને પણ બક્ષવામાં નહીં આવે, અને તે જ રીતની અત્યારે નીતિ હેઠળ અત્યારે છે વડાપ્રધાન બેઠકોનો દોર કરી રહ્યા છે. તમામ અત્યાર સુધીની અપડેટ્સ તેમણે લીધી છે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ પાસેથી અને હવે આગળની રણનીતિ કેવી રહેવાની છે તે અંગે પણ અત્યારે ચર્ચા કરવામાં આવવાની છે. તો પહલગામ હુમલાને લઈને અત્યારે પીએમની વધુ એક મહત્વની બેઠક આજે બપોરે 3 વાગે મળશે. આ મુદ્દે આપણે ચર્ચા કરવાના છે અને આપણી સાથે રિટાયર્ડ કર્નલ राहुल शर्मा जी अपनी साथ जुड़ाई चुके हैं. राहुल सर, आपका स्वागत है न्यूज़ कैपिटल में. जिस हिसाब से एक बाद एक आपने जैसे देखा बैठक चल रही है, मीटिंग्स हो रही है, पीएम मोदी तमाम जो अभी कार्यवाही की गई है, अभी की क्या हालचाल है, वहाँ पे क्या स्थिति है, उस हिसाब से अभी पीएम मोदी भी अपडेट्स ले रहे रक्षा मंत्री से, सीएससी से, तमाम प्रकार की अभी माहिती. ये बैठक को जो दौर चालू हो चुका है, ये क्या संकेत देता है? अब फ्रिक्वेंटली एक बाद एक बैठक शुरू हो चुकी है. देखिए, ये जो अपडेट्स हैं, इंटेलिजेंस अपडेट्स तो रोज के रोज पीएमओ में प्रधानमंत्री जी को दिए जा रहे हों. वो नॉर्मली भी रोज उनको सुबह वो इंटेलिजेंस अपडेट दिए जाते हैं. अभी हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, दिन में शायद 2 या 3 बार हो रहा होगा, लेकिन ये मीटिंग अपडेट के लिए नहीं है. दिस इज मेरे हिसाब से ज्यादा डिस्कशन के लिए है कि अभी तक जो इंटेलिजेंस पिक्चर तैयार हुई है इससे क्या पता लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या ऑप्शन होने चाहिए. साथ ही साथ पाकिस्तान के द्वारा लिए गए एक्शंस के ऊपर डिस्कशन होगा. तो जिस तरह के लोगों को उन्होंने बुलाया है मीटिंग के लिए, ये अपडेट कम और एक डिस्कशन पे ज्यादा होगा कि अभी आगे हमें क्या करना है. अभी तक जो कुछ हुआ है उसके मद्देनजर, जो इंटेलिजेंस पिक्चर तैयार हुई है उसके मद्देनजर अब आगे हमें क्या करना है. तो उसमें वो प्रोफेशनल्स की राय लेंगे, जिसमें आपके एनएसएस साहब शामिल हैं, प्लस आपके तीनों सैन्य जो सर्विसेज हैं उनके जो चीफ हैं उनसे वो राय. सो इट इज मोर ऑफ अ डिस्कशन मेरे हिसाब से देन एन अपडेट. अपडेट तुमको इन एनी केस मिल ही रहे होंगे और अपडेट के लिए सारे लोग को आना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की बात है वहाँ पे इनके इनपुट्स आमने सामने डिस्कशन के द्वारा लेना जरूरी होता है. तो हो सकता है कि यह इस बैठक में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो एक बाद एक जो बैठक हो छे, एक बात और है जी जी कि अभी तो जो पहलगाम वाले आतंकियों का जो है उनका अभी तक वो कैप्चर या उनको एनकाउंटर नहीं हुआ है, तो हो सकता है उसके ऊपर भी
डिस्कशन होगा कि क्या करना चाहिए और अभी तक क्या प्रॉब्लम आई है कि हम अभी तक उनको पकड़ नहीं पाए या मार नहीं पाए। शायद ये मुद्दा भी एक उनमें से होगा। बिल्कुल, तो इसी प्रकार की सारी जानकारी है जो अभी ली जा रही है और बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। એક બાદ એકની આ બેઠક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે, કારણ કે જ્યારની આ સ્થિતિ છે ને જે રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કહ્યું હતું કે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થશે અને આ કડકમાં કડક કાર્યવાહી થશે તેને લઈને પણ એટલી તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવતી હોય છે અને તે જ તૈયારીઓની જે સમીક્ષા છે તે વડાપ્રધાન કરી રહ્યા હતા અને એક બાદ એકની બેઠક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ, કારણ કે ગત રોજ જ્યારે પણ જે રીતે આપ જોશો કે રક્ષા મંત્રીની પણ જે બેઠક ગૃહ વિભાગની બેઠકો પર આપ નજર કરશો તે પણ એટલી મહત્વપૂર્ણ હોય છે ને અત્યારે તમામ બેઠકોનો દોર છે તે એક જ દિશામાં સૂચવે છે કે કયા પ્રકારની અત્યાર સુધી જે ઇનપુટ્સ છે તે તેમને મળ્યા છે અને કયા પ્રકારની ઇનપુટ્સ પર કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે પણ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આને જ લઈને અત્યારે તમામ બેઠકોનો દોર છે તે ફ્રિકવન્ટલી શરૂ થઈ ચૂક્યો છે। હાલ મહત્વના સમાચાર એ છે કારણ કે એક બાદ એકની આ બેઠક જરૂર એક સૂચના પૂરી પાડવાની છે અને સંદેશો પણ આપી રહી છે કે કંઈક અત્યારે જે રીતની આ નેરેટિવ્સ પાકિસ્તાન દ્વારા જે ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે તેમનો જે પ્રોપોગન્ડા છે તેને ખુલ્લું પાડવામાં વાર નહીં લાગે, કારણ કે પાકિસ્તાનના મનસૂબા જે ઇતિહાસ જોશો, ભૂતકાળ જોશો, પહેલેથી જે પ્રકારેના રહ્યા છે અને તમામ હવે વિશ્વ જાણી ચૂક્યું છે કે જે પાકિસ્તાન છે તે જ આતંકીઓના આકાનું એક કેન્દ્ર છે અને સાથે સાથે આને લઈ અને હવે તમામ જે વિશ્વના મોટા ભાગના દેશો છે તે ભારતની સાથે અત્યારે આપણી સાથે ભારત સાથે જોડાયેલા છે અને આ જે આતંકવાદીઓ છે તેમની વિરુદ્ધમાં જોડાયેલા છે। આપણી સાથે અમૃતલાલ મકવાણા જે રિટાયર્ડ કર્નલ, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। આપનું સ્વાગત છે સર। અમૃતલાલ સર, અમે વાત કરી રહ્યા હતા, આપને અવાજ આવી રહ્યો છે સર? મકવાણા સર, આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? તો ફરીથી પ્રયાસ કરીશું, ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યો છે, ફરીથી તેમની પાસેથી સંપર્ક સાધીશું, પરંતુ અત્યારે જે રીતના ઇનપુટ્સ મળી રહ્યા છે મહત્વનું છે કે આજે જ્યારે રાફેલ જે મરીન રાફેલ છે તેને લઈને પણ ખૂબ જ સારી એવી ડીલ અત્યારે ફ્રાન્સ સાથે થઈ રહી છે અને તે પણ એક આપણી સૈન્ય શક્તિ છે, નૌકાદળની જે શક્તિ છે તેમાં અનેક ગણો વધારો કરશે ને તે પણ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય અત્યારે ઘણા સમયથી આના ઉપર કરાર થયો હતો, ચાલી રહી હતી વાતો અને આખરે હવે કહી શકાય કે જે રીતે આ જે ડીલ છે તે કેટલી महत्वपूर्ण है ते पण जानिए राहुल शर्मा जी पास थी। राहुल सर, जिस हिसाब से आज नया अपडेट सामने आया है जैसे कि राफेल मरीन वो भी अब जो करार था वो हो चुका है, फाइनल डील फाइनल हो चुकी है, अब वो भी एड ऑन हो जाएगी भारतीय सेना के अंदर और नौकादल के जो नेवी है उसको वो कैसे महत्वपूर्ण साबित करके बताएगी ये जो राफेल मरीन है वो उसकी क्या क्या विशेषताएं रहेगी जो लाभदायी रहेगी? ओके, देखिए हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपना खुद का इंडिजिनस जो हमने बनाया INS प्रांत है जी। अभी उसके ऊपर MiG-29 मरीन जो है, मरीन वर्जन जो MiG-29 के हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं और MiG-29 के मुकाबले MiG-29 अब पुराना हो चुका है और थर्ड जनरेशन फाइटर है। अब जो राफेल है वो उसके मुकाबले काफी तकनीकी तौर पर आगे एडवांस्ड है। तो जब ये राफेल मरीन आ जाएगा तो इसको फिर उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय किया जाए। बिल्कुल, उससे एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ जो पूरा बेड़ा होता है, जब भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय होता है तो उसके साथ सिर्फ वही नहीं 7 से 10 करीब और जहाज भी उसके साथ में डिप्लॉय होते हैं तो उसको पूरा कैरियर फोर्स बोला जाता है। तो जब कैरियर फोर्स की पूरी कैपेबिलिटी में इसमें बढ़ोतरी होगी जब ये राफेल मरीन हमारे इंडक्ट हो जाए। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हमारा जो डिफेंस के ऊपर खर्चा है वह कम हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हमने उसको कम किया है और उसकी वजह से हमारे जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट प्रोफाइल जो है उसमें कहीं पे कुछ जगह पर टेक्नोलॉजिकल गैप्स आ गए, यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट है वो उतना एडवांस नहीं होने की, जितना होने चाहिए तो उतना नहीं हो पाए। तो ये जो डिफेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का जो अभी पिछले 4-5 साल से जो ट्रेंड रहा है कि इन्वेस्टमेंट को कम किया गया है, अब ऐसा दिख रहा है कि सरकार को ये नजर आ गया है और वो अब तेजी के साथ डिफेंस में प्रोक्योरमेंट वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल,
અને આપણી સાથે रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाणा पण जोड़ाई चुक्या है। मकवाणा सर, आपका स्वागत है न्यूज़ कैपिटल में। जिस हिसाब से अभी जितनी भी आपने सीक्वेंस देखी होगी, अभी हम बात कर रहे थे, एक बाद एक जो मीटिंग्स है वो शुरू हो चुकी है और एक बाद एक बैठक का दौर ये जो चल रहा है वो क्या साबिती देता है, कैसी कैसी प्रक्रिया होती है जो एक करारा जवाब देने के पहले शुरू होती है? जी, आपने देखा होगा कि जैसे ही 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में अटैक होता है और तुरंत प्राइम मिनिस्टर को मैसेज मिलता है और प्राइम मिनिस्टर सीधा अमित शाह को आदेश देते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आला अधिकारियों से मिलते हैं वहां पे, और जो भी रक्षा विशेषज्ञ है और वहां के आर्मी अधिकारी हैं, जीओसी हैं, सारे लोगों को मिलने के पश्चात जब वो रिपोर्ट लेके वापस आते हैं और सीईसी की मीटिंग बुलाते हैं, जो सुरक्षा समिति की मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग बुला करके जो एक ठोस कदम उठाना है उसके बारे में निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के बाद फिर हमारे ऑल पार्टी मीटिंग किया, जिसमें विरोध पक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, खड़गे सर एंड असदुद्दीन ओवैसी और इसके अलावा कई सारे नेता इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और एक्शन लेने के लिए सारी पार्टी, ऑल पार्टी एकता के सूर में जवाब दिया कि आप जो है अटैक कर सकते हो और ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए हमारी पूरी पार्टी आपके साथ में है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो हमें सपोर्ट चाहिए, इसमें से यूएसए, रशिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया और फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना पर्शियली और इसके अलावा कई कंट्री ने हमें फोन करके सूचित किया कि इस टेररिज्म की लड़ाई में जिस प्रकार से कायराना हमला हुआ है और निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, उनको एक्शन लेने के लिए हम आपको पूरा समर्थन देते हैं। तो एक ये प्रक्रिया है कि कोई भी एक्शन दुश्मन देश पर लेने से पहले एक एक्शन लिया जाता है, एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो ये तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से हम गुजर चुके हैं। इसके बाद एक्शन की बारी आई तो सबसे पहले हमने जो जल संधि निष्कासन किया, जिसके अंतर्गत हमने सिंधु नदी का पानी को रोका और इसके पश्चात जो भारत के अंदर स्थायी उच्चायुक्त, पाकिस्तान उच्चायुक्त जिसकी नफरी 55 थी उसको घटा करके 30 कर दी गई और उसको 1 हफ्ते का समय दिया गया कि आप लोग जल्दी भारत देश छोड़ करके चले जाएं। एंड इसके पश्चात जितने भी पाकिस्तान नागरिक भारत के अंदर, चाहे वो सार्क वीजा से आए हो या एमएसी वीजा से आए हो, जिस भी वीजा से भारत के अंदर आए, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जो कल रात 12 बजे ये सब खत्म हो गया और मैक्सिमम लोग यहाँ से चले गए हैं। अभी इसमें जो बचे कुचे लोग हैं या नहीं जा पाए, जो भी हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ देश के अंदर की जो सुरक्षा है, उन सुरक्षाओं को कड़ी कर दी गई। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सघन अभियान चला, 500 लोगों को अरेस्ट किया गया, तकरीबन 1000 लोगों के घरों का सर्च ऑपरेशन किया गया और साथ ही साथ हमारी तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड के अंदर रखा गया, जिसमें आपने सबसे पहले देखा होगा कि नेवी के अंदर जो आईएनएस सूरत, हमारा जो डिस्ट्रॉयर है, उसके ऊपर से हम लोगों ने सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो कि वो सक्सेसफुल उसका परीक्षण हुआ। हवाई सोटियों के अंदर हमने राफेल, मिराज 2000, MiG-29, इन तमाम प्रकार के एयरक्राफ्ट जो कि ये गश्त लगा रहे हैं, सोटी लगा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो सेनाएं हैं, ये अभी पीओके तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो रहा नहीं, क्योंकि ये शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान ने उनको रद्द कर दिया गया है। तो ये अंकुश रेखा है, नहीं कोई कुछ भी कर सकता है। आप वहां जाकर के हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे और जो भी ग्रुप ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनकी
जमीन बची कुची है उनको भी हम नेस्ते नाबूद कर देंगे, और जिन लोगों ने ये कार्रवाई का सांचा गढ़ा है उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जो सारी कार्रवाई हुई है, और साथ ही साथ अपनी सेनाओं को तैयारी करने का समय दे दिया गया है। बस अगला जो एक्शन है उसका इंतजार है। जैसे ही हुक्म मिलेगा तुरंत उसमें घर में जाकर के, जिस प्रकार से हमने उड़ी अटैक के दौरान में 2016 के अंदर उसके घर में जाकर के घात लगा करके हमला किया, और उनके जितने भी स्लीपर सेल थे, मिलिटेंट के जितने भी वहां पे उनके जो कैंप्स चल रहे थे, उन कैंपों को नेस्ते नाबूद किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब पुलवामा अटैक हुआ था उसका जवाब देने के लिए हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी। तो ये डिप्लोमेटिक जो हमें पूरा विश्व का जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमने ले लिया। हमने यूरोपियन संघ से भी बात करी, उनका पूरा समर्थन है। G20 के 35 देशों को हमने पूरा अवगत कराया कि भारत के अंदर इसी प्रकार का कायराना हमला हुआ है, जिस हमले के दौरान 26 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। उसमें हमारे नेवी के अधिकारी भी थे, आईबी के अधिकारी भी थे, और इसके अलावा बाकी निर्दोष नागरिक इसके अंदर जो मारे गए हैं। तो उनका बदला लेने के लिए कार्रवाई जरूर होगी, और ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई होगी। बस समय का इंतजार है। और जैसे ही कारण ये है कि किसी भी देश पर हमला करने से पहले हमें एक हमारा सूत्र है आर्मी का, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी कि आपका मोटिव क्या है। क्या आपने पाक ऑक्युपाई कश्मीर को कब्जे करना है, तो आप कैसे उस पर हमला करेंगे? दुश्मन के पास क्या ताकत है, दुश्मन के पास क्या एयरक्राफ्ट है, क्या नेवी है, क्या आर्मी के हथियार है, किस प्रकार की गने हैं। तो जब आमने सामने बटन दबेगा और दोनों सेनाएं आमने सामने होंगी, तो उसका मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयारी और ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे कि कम से कम कोलाटरल डैमेज हो हमारी तरफ से। हमारे जो सैनिकों हैं, चाहे वो थल सैनिक हो या नौ सैनिक हो या वायु सैनिक हो, उनका कम से कम नुकसान हो, हमारे इक्विपमेंट का कम से कम नुकसान हो। ये सारी चीजों का जायजा लेते हुए, और लड़ाई का कुछ कहना ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी, 2 दिन भी चलेगी, 10 दिन भी चलेगी, 2 साल भी चल सकती है, 3 साल भी चल सकती है। बिल्कुल। तो ये सारी जो पूर्व तैयारी है, कोई भी एक्शन करने से पहले सारी इनकी जो प्लानिंग बनती है, प्लानिंग के बाद उसकी प्रिपरेशन होता है, और इसके बाद फिर बटन दबाते हैं, और बटन दबाते ही फिर हमने जो कार्रवाई करनी है। आज पाकिस्तान से हम कई गुना आगे हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो। हमारे पास इतनी सेना का जो मनोबल इतना ऊंचा है कि किसी भी डिफिकल्टी का, किसी भी अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी आर्मी 24/7 365 डेज तैयार है। तो बस अभी समय का इंतजार है। जैसे ही हुक्म मिलेगा हमारी आर्मी वो करके दिखाएंगी। उनको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे और कहां से जाएगा, कैसे ब्रह्मोस मिसाइल उनके घर में घुस करके मारेगी। हमें अपनी पीओ के लाइन भी क्रॉस नहीं करना है, बॉर्डर लाइन भी हमने क्रॉस नहीं करना है। यहाँ बैठे बैठे हम दुश्मन का सफाया कर सकते हैं। बैठे बैठे वहां उनके जितने भी मिलिटेंट कैंप्स चल रहे हैं, उन कैंपों का सफाया करने के लिए हमारे पास अति आधुनिक मिसाइलें हैं। जिस प्रकार आपको मैंने ब्राह्मोस बताया, तो ब्राह्मोस की 5 रेजिमेंट है। एक रेजिमेंट के अंदर उसमें 24 उनकी स्लीव्स आती हैं, और उसमें एक के अंदर फिर 4 अलग होते हैं। तो ऐसी ब्राह्मोस मिसाइल भारत के पास काफी मात्रा में, वैसे टीवी के माध्यम से संख्या किसी को नहीं बताई जाती है, बिल्कुल, लेकिन हमारी ट्रेंड जो है कि 400, पहले हमारा 290 किलोमीटर की थी, अभी 400 से लेकर के 500 किलोमीटर रेंज वाली ब्राह्मोस मिसाइल भारत के पास है। क्योंकि हम लोग इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके भारत मेंबर है। जो मेंबर होगा वो ही इतनी रेंज की मिसाइल को चला सकता है। तो इस प्रकार भारत के पास एक सबसे बड़ा कारण है। तो उस कारण के दौरान यहाँ बैठे बैठे हम चाहे लाहौर
कराची, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद कहीं भी मिसाइल फायर करना है तो वहां जाकर के डिस्ट्रॉय करके आ जाएंगे और हमारे कोई भी सैनिक को यहां से वहां जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आज एआई का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज सैटेलाइट का जमाना है। यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे पाकिस्तान में क्या मूवमेंट हो रहा है ये आप और हम देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो आधुनिक रडार्स हैं, आधुनिक सैटेलाइट्स हैं, उपकरण हैं, जिन उपकरण के द्वारा पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ 3223 किलोमीटर और 740 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान के साथ ये नियंत्रण रेखा, अंकुश रेखा जिसको हम बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इस पर पूरी आर्मी तैनात है। अनप्रोवोक्ड फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो अभी तक का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन रेडी है। सेना को तैयार रहने के लिए बता दिया है और सेना बिल्कुल एकदम रेडी पोजीशन में है। अगला एक्शन का इंतजार है। और परली साइड में पाकिस्तान के अंदर लोगों की हालत बहुत ही खास्ता है। उनके ऑफिसर्स सारे टेंट में और सारे बंकरों में छुपे हुए हैं और वहां जो हालात है, लोगों के अंदर डर का माहौल है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर पानी रोक दिया तो हम आपकी सांसें रोक देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। ये सब गीदड़ भपकिया है जो आदमी कर नहीं सकता है। आज तक उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान को बीते 3 युद्धों के अंदर हमने महारत दी है, चाहे 1947-48 का युद्ध हो, लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो। बिल्कुल, यहां तक कि तमाम लड़ाई के अंदर हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और करारी कारमी हार उनको दी है। तो उनसे वो उठकर आ नहीं सकता। लोगों के दिल में एक सवाल जरूर आएगा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, तो क्या वो परमाणु अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको पता है कि अगर भारत के ऊपर मैंने परमाणु शस्त्र चला दिया तो भारत कोई यहां चुपचाप नहीं बैठेगा। एक शस्त्र यहां से हम फायर करेंगे ब्रह्मोस के थ्रू और सीधे पूरा पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इसलिए कभी भी इस पोजीशन तक नहीं जाएगा। दर्शक मित्रों, आप सभी ने देखा होगा, आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई पिछले 3 साल से चल रही है। रशिया ने ये नॉर्मल में लिया था कि हो सकता है ये जो लड़ाई है ये 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी, 1 महीने में समाप्त हो जाएगी, 1 साल में समाप्त हो जाएगी, 2 साल में समाप्त हो जाएगी, 3 साल में समाप्त। आज तकरीबन 3 साल होने जा रहा है। आप देखिए क्या हालत होगी। और लड़ाई तो लास्ट ऑप्शन है और अभी भी रशिया ने परमाणु शस्त्र का उपयोग नहीं किया है। परमाणु शस्त्र आज जो अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराए थे, आज भी लोग उसकी यादों में पूरे इतना डर का माहौल पैदा हो जाता है कि ऐसा अगर हो गया तो कितने शहर खलास हो जाएगा और दुनिया विनाश की ओर चल पड़ेगी और पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट जाएगी। एक तरफ अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देश, दूसरा रशिया को सपोर्ट करने वाले देश, और इसी बीच में लोग जो है ये परमाणु शस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? आज दुनिया के अंदर 9 ऐसे कंट्री हैं जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं। सबसे पहला नॉर्थ कोरिया है जिनके पास 50 परमाणु शस्त्र हैं। फिर इजराइल है जिसके पास 90 परमाणु शस्त्र हैं। फिर पाकिस्तान है जिसके पास 170 परमाणु बम है। इंडिया के पास 180 परमाणु बम है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है और चाइना के पास 600 परमाणु बम है और अमेरिका के पास 3700 परमाणु बम है और रशिया के पास सबसे ज्यादा यानी कि 4299। पूरी दुनिया का अगर इसको जोड़ लगा दिया जाए तो ये 9601 परमाणु शस्त्र पूरी दुनिया के अंदर है और अनऑफिशियली 12331 परमाणु शस्त्र हैं। बिल्कुल। तो ये जो है एक इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट होता है। जब चाहे मन में आया, गुस्से में आ गया कि हमने चलो परमाणु बम फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई के दौरान भी एक इंस्ट्रक्शन है दोनों देश के लिए
कि परमाणु जहां स्टेशन है वहां पे आप बम मार करके नहीं गिरा सकते हैं, कोई भी जहाज उसके ऊपर से गुजर करके जा नहीं सकता है। ये तमाम प्रकार की हिदायतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जब चाहे मन में आया हमने एक्शन ले लिया। तो कार्रवाई पूरी तरह से चल रही है। बिल्कुल, मकवाना सर ने बहुत अच्छी जानकारी बता दी है। राहुल सर, जिस हिसाब से ये तो शस्त्र की बात हो गई, शास्त्र भी चाहिए, कितनी बुद्धि है उस हिसाब से काम होता है यहाँ पे। पर राहुल जी, दूसरा प्रश्न ये भी हो रहा है मेरा, अगर अपन बात करें फॉरेन अफेयर्स की, फॉरेन रिलेशन की, इंडिया का बहुत अच्छा अभी रहा है, जहाँ पे भी जाते खूब अच्छा सा नाम अभी पूरे वर्ल्ड में इंडिया का आगे आ रहा है। और साथ साथ G20 की बात कर लो, UNO की बात कर लो, SCO की बात कर लो, सब मंच पे जैसे कि भारत एक हिस्सा रहा है, तो इस मंच पे कैसा, कौन सा पक्ष जो है वो इंडिया रखेगा जो मजबूती से आगे आए और सभी लोग हैं जो सपोर्ट करें? आपको क्या लगता है इस मंच का यूज़ करना चाहिए? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद म्यूट होगा, आप एक बार। सॉरी जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है जी, 22 अप्रैल को जब पहलगाम का ये इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से बहुत ही कंसर्टेड तरीके से एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इंडिया ने किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सर्विसेज, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे एम्बेसडर्स और राजदूत वगैरह जो हैं, उन सब ने अलग अलग देशों के राजधानी में वहाँ के सरकार को, वहाँ के सरकार के नुमाइंदों को ब्रीफ किया है कि क्या हुआ है और हम क्यों ये कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये भी हमने उनको समझाया है कि क्यों हमें लगता है कि पाकिस्तान का हाथ। साथ ही हमने उनको ये भी समझाया कि अब हमारे लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल है, हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। मोटे तौर पर हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो कि इस बात से नकारा हमको ये कह रहा है कि नहीं आप कुछ ना करिए, ऐसा किसी ने अभी तक नहीं कहा। एक सिर्फ चाइना ने कल ये स्टेटमेंट दिया है कि जो पहलगाम में हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने बोला था तो उसका उसने वो सपोर्ट किया है, वही चीज उन्होंने वापस की, लेकिन इसके अलावा और किसी ने नहीं, और एक तरक्की नहीं किया। सो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज में, अलग अलग फोरम्स में, और जितने भी मेजर देश हैं, मेजर ताकतें हैं, उनके साथ हमारा जो 1-to-1 कांटेक्ट रहा है, 1-to-1 जो इंटरेक्शन रहा है, उसमें हम उनको कन्विंस कर पाए हैं कि पहली चीज इस तरह की बात जो हुई है उसकी वो देश, सामने वाले जो भी दोष है, वो उसकी भर्त्सना करे, उसकी निंदा करे, कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा ना हो। तो पाकिस्तान के साथ ओपनली कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया के साथ सबकी सहानुभूति सबने अपने तरीके से जताई है, और साथ ही इस बात के कि इंडिया को कुछ करने का हक है, ये मेरे ख्याल से इन प्रिंसिपल बहुत सारे देशों ने ये एग्री कर लिया। बोलेंगे कोई नहीं, कोई उस तरह की बात को बढ़ावा नहीं देना चाहते जो कि लड़ाई की तरफ लेके जाए। सभी यही कहेंगे कि आप संयम का भाई पालन करें, थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन ये बात कि इंडिया के साथ गलत हुआ है और इंडिया को हक है उसका जवाब देने का, ये मोटे तौर पर सारे देशों ने ये बात दी है। स्पेशली जो बड़े देश हैं, जो लेट्स से आपके सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, उसमें से 4 तो हमारे साथ। चाइना थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा क्योंकि वो जो मैंने आपको कल बताया था उसकी वजह दूसरी थी। तो डिप्लोमेटिक उसमें हम डेफिनेटली, लेकिन अभी सवाल ये है कि करना क्या है और कितना करना है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से जो अभी जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं उसके ऊपर। जहाँ तक ऑल आउट वॉर और न्यूक्लियर वॉर इन सब की बात है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। पहली चीज है कि खुलेआम या सरेआम वाली लड़ाई, खुलकर लड़ने वाली जब बात है, उसका पहला इंडिकेशन ये होता है कि हमारी सेनाएं मोबिलाइज करना शुरू कर। अभी तक कहीं पे भी ना पाकिस्तान में ना इंडिया में कोई जनरल मोबिलाइजेशन के ऑर्डर्स हुए हैं, तो इस तरह की बात नहीं है कि हम खुल्लम खुल्ला लड़ाई पे जा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जो ऑप्शन है उसके ऊपर डिस्कशन अभी हो रहा है, और जो उचित होगा वो गवर्नमेंट और जो हमारा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसको चूज करेगा। लेकिन ये बात कि हमें इसका जवाब देने का हक है, ये बात मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फोरम में ज्यादातर लोगों ने इस बात को मान लिया है और हमारे साथ।
જે રીતે પહલગામ હુમલાની બાદ જે દેશભરની અંદર જનમાં આક્રોશ છે તે અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે અને આ આક્રોશને કારણે હવે તમામ લોકો એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે પાકિસ્તાનના આવા કૃત્યોને જે આતંકી સ્થાન છે અને જે પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત જે હુમલા ભારતની અંદર કરવામાં આવે છે તે તમામ આની પાછળના જવાબદારને શોધી મારવામાં આવે અને સાથે પાકિસ્તાનને પણ કડકમાં કડક જે કાર્યવાહી છે તેની સામે કરવામાં આવે તેવી અત્યારે તમામ લોકો માંગ કરી રહ્યા છે। આપણી સાથે આ મુદ્દે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા અને સાથે મકવાણા સર અને રાहुल सर પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। राहुल सर, जिस हिसाब से अभी एक बाद एक कार्यवाही तो भारत ने शुरू कर दी है, पर फिर भी कह सकते हैं कि जैसे कि भूतकाल की बात की जाए, भूतकाल के अंदर भी जितने भी भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने हमेशा मात खाई है, पर इस बार का एजेंडा आप अगर देखेंगे, क्या रणनीति भारत की रहनी चाहिए, किस हिसाब से भारत को जवाब देना चाहिए, क्योंकि विश्व के अंदर अब भारत की एक छवि जो है वो शांति प्रिय बन चुकी है और शांति का संदेश उसने सभी युद्ध में दिया है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, हमास के बीच हो, सब जगह शांति का एक संदेश देने का जो काम है वो भारत ने किया है। तो क्या इसको देखते हुए भारत पाकिस्तान के बीच जो शांति का संदेश है वो अन्य देश लेके भारत पे हावी हो सकते हैं क्या? मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा। भारत की एक शांति प्रिय देश की इमेज पहले की थी, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन पिछले 15 साल में या 10 साल में जो कुछ हुआ है, देखिए 10 साल पहले तक ये होता था कि लोग हमारे यहाँ आते थे, आतंकवादी कार्रवाई करते थे और हम उनकी कड़ी निंदा करके चुप हो जाते। कहीं पे भी हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, बाहर कोई हमारी मदद या हमारी तरफ से बोलने के लिए भी तैयार नहीं होता था, सब हमको समझाते थे। ये कारगिल युद्ध के दौरान भी ये हुआ था कि हमको ये बोला गया कि नहीं, आप एलसी क्रॉस मत कीजिए, खुलेआम लड़ाई हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले 10 साल में आप देखिए हमारा जो इमेज है दुनिया में वो अब इस तरह का हो गया कि नहीं, हम अपनी बात को जोर से या शक्ति के साथ कन्वे करना जानते हैं और हमारे इंटरेस्ट को हम डिफेंड करना जानते हैं। जरूरत पड़ी तो हम उसको डिफेंड करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे। ये हमने पिछले 10 साल में बार बार ये दिखा दिया और मेरे हिसाब से अभी वही बात है कि जो 10 साल में हमने एक डिटरेंस और एक इमेज क्रिएट की है, पाकिस्तान के खिलाफ एक डिटरेंस क्रिएट किया कि अगर आप हमारे को छेड़ेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। पहले जैसे हम चुप नहीं बैठे रहेंगे, जैसे मुंबई में हुआ, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में हुआ, अहमदाबाद में अक्षरधाम में हुआ, इन सब के बाद में हमने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जवाबी कार्रवाई नहीं की। उरी और बालाकोट के इंसिडेंट के बाद हमने ये डिटरेंस कायम किया है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ एक नया नॉर्मल हमने एस्टैब्लिश किया कि अगर आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, करेंगे या करवाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा और हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। उसमें ये नहीं होगा कि आप ये बात आगे बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, हम देख लेंगे। तो ये जो एटीट्यूड, ये जो कॉन्फिडेंस हमने दिखाया है और फोर्स को इस्तेमाल करने में हमने जो जिस तरह से हमने फोर्स को इस्तेमाल किया, इतने इफेक्टिवली इसको किया है, तो उससे एक डिटरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं, अब जैसे अन्य देश हैं, यूएस वगैरह है, अन्य ताकतवर देश हैं, आप उनके साथ पंगा नहीं ले सकते हैं, कुछ करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। वैसे अब उसी श्रेणी में भारत ने अपने आप को खड़ा करके विज़-अ-वी पाकिस्तान एज वेल एज विद चाइना के साथ भी जो हुआ था उसमें हम पीछे नहीं हटे थे। उसमें भी हमने कहा कि आप न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़े पावर है, जो भी है, लेकिन अगर आमने सामने की लड़ाई लड़नी है तो हम पीछे नहीं हटे। तो गलवान में जो हुआ था आपने देखा है। तो ये जो एक नया भारत है, एक नया कॉन्फिडेंट भारत है जो कि फोर्स को इस्तेमाल कर सकता है, ये जो इमेज हमने क्रिएट की है, ये एक डिटरेंस हमने क्रिएट की। पहलगाम वाले इंसिडेंट में उस डिटरेंस को चैलेंज किया गया कि लो वापस हमने मारा, आप देखते हैं क्या करते। अगर अभी कुछ नहीं किया तो जितना डिटरेंस क्रिएट हुआ वो बेकार हो जाएगा और ये बात गवर्नमेंट अच्छे से समझती है। ऊपर से प्रधानमंत्री ने पब्लिकली पूरे देश को एक कमिट किया कि हम जवाब देंगे, तब गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है कि वो नहीं निकल सकते, पीछे नहीं हटेंगे। तो कुछ ना कुछ तो होगा। आपका सवाल ये है कि अब इसके आगे की रणनीति क्या होगी। अभी तक जितना, जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस प्लान हो रहा है। अगर लार्ज स्केल ऑपरेशंस प्लान हो रहे होते
तो उसके इंडिकेशंस दिखने शुरू हो जाते हैं। लार्ज स्केल ऑपरेशन को करने के लिए लीड टाइम होता है, मोबिलाइजेशन होता है, फोर्सेस को बॉर्डर के एरिया में पहुंचना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो दोनों ही साइड से ऐसे कोई इंडिकेशन मुझे नजर नहीं आ रहा, हमें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। और जो भारत का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये जरूर बताता है कि हम कुछ ना कुछ काइनेटिक एक्शन लेंगे, और ऐसा एक्शन लेंगे जो कि दुश्मन ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये बात हमको भी पता है और पाकिस्तान को भी ये बात पता है। उसने भी हमारा ये जो नया रवैया है वो देखा है, उसने उसको महसूस किया है, उसने उसको सहन किया है, तो उसको पता है ये। तो इस तरह का एक कोई ना कोई काइनेटिक ऑपरेशन होगा। वो आपने पूछा उसकी रणनीति क्या होगी, ये रणनीति आप और हमने डिसाइड नहीं करेंगे, ना ये स्टूडियो में बात करने वाली बात। बिल्कुल। लेकिन हाँ, अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसमें से एक या दो चार ऑप्शंस का कोई कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है। डिप्लोमेटिक हमने देख लिया है उसने जो चीजें की हैं। अब कवर्ट ऑपरेशन हो सकते हैं, ओवर्ट ऑपरेशन हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले हो सकते हैं, लॉन्ग रेंज वाले हो सकते हैं, और शायद इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बिल्कुल। इसमें एक साइबर वॉरफेयर को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत की काफी कैपेबिलिटी है साइबर वॉरफेयर की भी। सो 3-4 अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन इस तरह से पूरा मिला जुला के ऐसा किया जाए जो कि जिसका पेन, उसका दर्द पाकिस्तान की सेना और वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको महसूस हो। एक बात मैं आपके प्रोग्राम पे बार बार कहता रहा हूँ और आज फिर से कहूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान की सेना का जो वहाँ पे वजूद है, जो उनकी स्टैंडिंग है वहाँ पे, वो काफी कमजोर हुई है। बिल्कुल। आपने अभी इनके रेजिग्नेशन की बात करी है, वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जी अभी नहीं पता 5000 है जैसे इतने authentic रेजिग्नेशन। खबर है और आपका सोर्स क्या है। लेकिन एक महीना पहले मार्च के मध्य में सर्विंग ऑफिसर्स ने एक चिट्ठी लिखकर चीफ को भेजी थी और उन्होंने उसमें अपनी तरफ से उन्होंने अपना रोष बताया था और ये कहा था, उन्होंने डिमांड की थी कि जो चीफ है वो रिजाइन करें। मतलब चीफ की इमेज खुद की आर्मी के अंदर इतनी कमजोर हो गई जो कि कभी नहीं हुई। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर सवाल, उनके ऊपर मजाक, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर मीम्स बन रही हैं, ये पिछले 1 साल से हो रहा है। ये सिचुएशन तक आ गई कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों पर पत्थर फेंक। सो पाकिस्तान आर्मी पिछले 1 साल में उनका बहुत बुरा हाल हुआ। उनकी इमेज बिल्कुल ही गर्त में, बिल्कुल गड्ढे में चली गई। जिसको कि वो लोग हीरोज मानते थे पाकिस्तानी लोग, अब वो उनको गालियां दे रहे हैं, सरेआम गाली दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बात हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एनोनिमिटी बनाई जा सकती है, सोशल मीडिया पे आप कुछ बोल के छुप सकते हैं। ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनके पॉलिटिशियंस, उनके मौलाना, उनके मुल्ले सरेआम ओपन प्लेटफॉर्म्स पे तकरीर करते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने कौन सा आज तक जंग जीती है जो इतने बड़े बनते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जनरल सिर्फ कंधों पे फूल लगा के अकड़ दिखाते रहते हैं और वो भी हम ही को दिखाते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो कुछ करके क्यों नहीं दिखाते। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही। ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट और उसके बाद में हम जो कर रहे हैं, जितना भी हमारी तरफ से जो भी बात हो रही है, उससे जो पाकिस्तान में भय का माहौल हो रहा है कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा, तो ये बात से कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा, वहां की जनता एक साथ हो गई है। जब भी देश के ऊपर खतरा आता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो ये चीज वहां पे हुई। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हम इस चीज को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई है, जो एक नेगेटिव इमेज उनकी क्रिएट होनी शुरू हुई है, पॉपुलर मूवमेंट उनके खिलाफ शुरू हुआ है, क्या हम चाहते हैं कि मूवमेंट खत्म हो जाए या ये मूवमेंट और बढ़े? मुझे पूरा यकीन है कि हमारा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इस पर भी ध्यान दे रहा होगा कि हम जो भी कार्रवाई करें इस तरह से करें कि पाकिस्तान आर्मी की इमेज और क्रेडिबिलिटी और डाउन हो, लेकिन उनके लिए सपोर्ट ना बढ़े। तो ये एक चैलेंज है, एक बैलेंसिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा कि जो हो रहा है, जो आग वहां लगी है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उसको हवा लगे, डेफिनेटली लगे, लेकिन बाकी लोग उनके साथ खड़े ना हो जाए। जैसे अभी हुआ है वहां के, अब सारे पहले जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान आर्मी को क्वेश्चन करते थे, उनके बारे में बोलते थे, उसको अपोज करते थे, अब वो भी पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट खड़े हैं। बिल्कुल।
तो जब देश के ऊपर खतरा आता है तो देश के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं ना, एक सर्जिकल ऑपरेशन इस तरह का करना पड़ेगा कि जो ये पाकिस्तान आर्मी जो एक ट्यूमर है उसके ऊपर चोट हो, लेकिन बाकी का शरीर पे कोई चोट ना हो, ताकि बाकी का शरीर उसके साथ खड़ा ना हो। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट में जो इस तरह के लोग हैं वो उस तरह का कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे जो कि इस चीज को अचीव कर सके कि पाकिस्तान आर्मी की ऐसी की तैसी हो, उसको दर्द हो, लेकिन जो आम लोग हैं वो अब उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मकवाना तो ये सर, जो रेटोरिक, इसलिए आपने देखा होगा जो हमारा रेटोरिक है, जैसे आपने अभी एक पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन का आप दिखा रहे थे, किस तरह से वो इमोशनल होके चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है। बिल्कुल हमारे से इस तरह के कोई रेटोरिक नहीं हुआ है, हमारी तरफ से हमारे नेताओं ने उस तरह की सड़क छाप बातें नहीं करी हैं। वो जो बातें करने वाले थे राहुल सर, वो वहाँ पे जो चिल्ला चिल्ला के बातें करने वाले थे वो खुद पाकिस्तान छोड़ के अभी कनाडा चले गए। हाँ, तो इसलिए ये अच्छी बात ये है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो रेस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। इस तरह की जो बातें करने से पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट वहां पे बढ़ जाएगा। अगर हमारे लोग भी इस तरह की बातें करने लगेंगे कि हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, हम न्यूक्लियर ताकत है, नस्ते नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं रहेगा, अगर हम इस तरह या हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग इस तरह की बातें करने लगेंगे तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी के लिए सपोर्ट बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो है एक बड़ा नुआंस सिचुएशन है और इसको अगर ढंग से हैंडल किया तो हम पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल अवश्य होगा, ऐसा ज़रूर होगा। जिस हिसाब से अभी पूरी देश की एक ही आवाज़ है और उस हिसाब से यही लग रहा है कि अब तो कार्यवाही बहुत तगड़ी वाली होने वाली है। मकवाना सर, एक छोटा सा आपसे एक और आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, बहुत ही छोटे से आपके शब्दों में, क्योंकि अभी समय का अभाव है। और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो तनाव है, जो ये तनाव बढ़ रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, ये जो तनाव काबू के बाहर चला गया, तो इसका दक्षिणी एशियाई के ऊपर क्या इसकी असर होगी, क्या नेगेटिव असर हो सकती है अगर ये तनाव जो काबू के बाहर चला गया? आपके अनुभव क्या कहते हैं? छोटा सा आंसर बस। जी, तनाव किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है, सबसे पहली असर तो जैसे ही उन्होंने, पाकिस्तान ने एयर स्पेस को बंद किया है, एयर स्पेस बंद करते ही हमारे यूरोपियन कंट्री से आने वाले जितने भी फ्लाइट है, हमारी सर, एक महत्वपूर्ण अपडेट अपन नजर कर देते हैं। एक अभी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम निवेदन दे रहे विधानसभा में, सीधा चलेंगे वहां। लोगों के दुख दर्द को शायद इस असेंबली से ज्यादा कोई और असेंबली या पार्लियामेंट समझ नहीं पाएगी। इसलिए हमने चाहा कि यहां इस हाउस के तरफ से इस हमले की मजम्मत हो और उन 26 खानदानों के साथ हम अपनी जो है उनके साथ हमदर्दी करें। हम सही कहा सजाद ने, उनके नाम का जिक्र होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब जो ओरिजिनल आपने ओबिचुअरी रेफरेंस मूव की, उनमें जो 26 नाम हैं, लेफ्टिनेंट नेवी के अफसर विनय नरवाल हरियाणा से, एन रामचंद्रन केरला से, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, अतुल श्रीकांत मोनी महाराष्ट्र से, नीरज उधवानी उत्तराखंड से यूएई में काम कर रहे थे, समीर गुहा वेस्ट बंगाल से, सुशील नटियाल मध्य प्रदेश से, संजय लेले महाराष्ट्र से, संदीप न्योपानी नेपाल से, बितेन अधिकारी वेस्ट बंगाल से, मंजूनाथ राव कर्नाटक से, दिलीप देसले महाराष्ट्र से, प्रशांत सतपति उड़ीसा से, मनीष रंजन बिहार से, सैयद आदिल हुसैन शाह हापतनाग अनंतनाग जम्मू कश्मीर से, जेएस चंद्रमौली
आंध्र प्रदेश से, मधुसूदन राव कर्नाटका से, संतोष जगदाई महाराष्ट्र से, कस्तूरबा गणगोटे महाराष्ट्र से, हेमंत जोशी महाराष्ट्र से, सुधम द्विवेदी यूपी से, भारत भूषण कर्नाटका से, सुमित परमार गुजरात से, यतीश परमार गुजरात से, टेगे हलींज अरुणाचल प्रदेश से और शैलेश भाई गुजरात से। स्पीकर साहब, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, कहाँ अरुणाचल, कहाँ गुजरात, कहाँ जम्मू कश्मीर, कहाँ केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे हैं। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे। हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे। हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाईसरन ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे,
मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या यह हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, या कोई एक्शन हमारे तरफ से जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं जख्म पहुंचे। क्योंकि सही कहा सजाद ने, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे।
और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। स्पीकर साहब, मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना। हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। तो मेरी तो सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को हम बनाएं, बढ़ाएं, घटाएं नहीं, कम ना करें। आफतार के उस नौजवान आदिल के बारे में क्या कहें। अब जान की परवाह सबको होती है, लेकिन अपनी जान की फिक्र ना करते हुए टूरिस्टों को, अपने मेहमानों को बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे गया। भागता तो कौन उसको कुछ कहता। भागने के बजाय खतरे की तरफ गया। इस तरह के और मिसाल हैं जिनके बारे में आज हम सुनना शुरू कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां से निकले, उन्होंने अब जिक्र करना शुरू किया। किसी एक ने वहां लोकल पोनी वाले को कहा कि मेरी बीवी और बच्चे को ले जाओ, इनको बचाओ, मुझे यहां छोड़ दो। और उसने कहा, मैं ना आपकी बीवी को कुछ होने दूंगा, ना आपके बच्चे को कुछ होने दूंगा, ना आपको कुछ होने दूंगा। इनको कुछ होने से पहले इनको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। और छुपा के उनको सलामत रखा। जख्मियों को अपने कंधों पे पहाड़ से नीचे उतार के अस्पताल, एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और उसके बाद जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट। अरे ना, वो दिन के 200-300 रुपए कमाने वाला, वो कहता है कोई नहीं ना चले मेरे हफ्ते की कमाई, लेकिन मैं कम से कम अपने मेहमानों को यह एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। वो 3 व्हीलर वाला ने टूरिस्टों को कहा कि अगर आपको हवाई अड्डा पहुंचना है, मैं मुफ्त आपको हवाई अड्डा पहुंचा दूंगा। इसी तरह की टैक्सी वाले, होटल वालों ने अपने कमरे खोले और कहा आप यहां रहिए। जिन्होंने गुलमर्ग छोड़ के, पहलगाम छोड़ के, सोनमर्ग छोड़ के श्रीनगर भाग के आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, होटल वालों ने उनको कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप रहिए यहां पे। मैं सलाम करता हूं। यही है हमारी मेहमान नवाजी। उसके साथ साथ उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये किया। जम्मू कश्मीर के बाहर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रहने वालों को कुछ जगहों पे तकलीफ हुई, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं उसके साथ साथ उन तमाम रियासती हुकूमतों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मौके पर
तहकीकात करके हालात को काबू में लाने में अपना रोल अदा किया। मैं अपने मिनिस्टर कुलीग्स का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बिल्कुल कम नोटिस पे जगह जगह गए, कोई शिमला, कोई लखनऊ, कोई देहरादून, कोई बंबई, कोई चंडीगढ़, वहां की हुकूमतों का मैं शुक्रिया करूंगा कि इनसे मिलने के बाद इन्होंने मीटिंगें ऑर्गेनाइज की। हम अपने तरफ से एक सिस्टम जो है वो तैयार करना चाहते हैं सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि एक नोडल पॉइंट हमें मिले। हम तो चाहेंगे कि इस तरह के हालात ना हों, लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं हो जाए तो बच्चों के पास, दूसरों के पास एक जगह होनी चाहिए जहां पे वो इन चीज़ों को दर्ज कर सकें। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया में जहां 90% खबरें जो है वो सही होती हैं, 10% वो भी लोग हैं जो झूठी खबर फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आओ। जब ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं तो जिन पे असली ये मुश्किल का जो उनको सामना करना पड़ता है, उनको भी फिर जो है इस झूठी खबर का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम इन झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को इसी चीज पर खत्म करते हुए इस हाउस के तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि जो रेजोल्यूशन डिप्टी सीएम साहब के तरफ से हाउस के सामने पेश की गई है, आप इसको सामने रखें, और मैं उम्मीद करूंगा कि यूनानिमसली इसको पास करके हम मुल्क के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।